1971 में भेजे गए नासा के द्वारा अपोलो 15 मिशन ने मून की बहुत सारी पिक्चर्स ली, जिनमें से कुछ नासा ने पब्लिक भी की हैं, जो आज के समय ऐसी दिखती हैं, लेकिन ये असली नहीं है, क्योंकि उस समय ये पिक्चर ऐसी दिखती थी और यही पिक्चर बनी अपोलो 20 मिशन का कारण। नासा और सोवियत यूनियन ने इस मिशन को एक साथ अंजाम दिया था, जिसका मकसद था 1.5 बिलियन ईयर्स पहले मून की सतह से टकराए इस एलियन शिप को ढूंढना, रिकवर करना और इसमें मौजूद सामान को धरती पर लेकर आना। लेकिन जरा आप सोचिए, नासा ने इस चीज को कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्यों इस राज की पोल पट्टी उस एस्ट्रोनॉट ने खोली जो इस मिशन का हिस्सा था? नासा आज भी इस चीज को झुठलाता है। आखिर उस स्पेसशिप के अंदर क्या मिला था और क्यों मून पर जाने की रेस लगा रहे नासा और रशिया ने इस मिशन के बाद दोबारा कभी कोई मिशन लॉन्च नहीं किया? यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिका और रशिया दोनों मिलकर छुपा रहे थे। अब आप मेरे से पूछोगे, वेट 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 वेट, अपोलो 18, 19, 20 ये कब हुए? नासा ने तो अपोलो 17 के बाद कोई स्पेस मिशन लॉन्च ही नहीं किया था। वेल, आपको नासा पे कितना भरोसा है? अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे नहीं है। अगर आप नासा के द्वारा दी गई अपोलो स्पेस मिशन की ऑफिशियल टाइमलाइन देखोगे तो 1966 में शुरू हुआ अपोलो स्पेस मिशन 1972 में खत्म हो जाता है। लेकिन ये ऑफिशियल डाटा है जिसे बिना किसी दिक्कत के नासा ने पब्लिक के सामने रख दिया। लेकिन हम इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपको भी नासा पर शक होने लगेगा। अब ये बताने से पहले जरा आप ये जान लो कि नासा ने ऑफिशियली ये बात भी कही है कि उन्होंने टोटल 20 अपोलो मिशन प्लान किए थे, लेकिन अपोलो 17 के बाद अपोलो 18, 19 और 20 को कैंसिल कर दिया गया। ये नासा की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन 2007 में एक रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट ने पब्लिक के सामने आकर ये क्लेम किया कि नासा ने अपोलो 18, 19 और 20 स्पेस मिशन को बहुत ही सीक्रेटली लॉन्च किया था। लेकिन एक मिनट, इस आदमी को कैसे पता कि नासा ने अपोलो 18, 19 और 20 लॉन्च किए थे? अगर ये क्लासिफाइड है, ये जानकारी गुप्त है, नासा ने छुपाई है, तो ये आदमी कैसे जानता है? क्योंकि ये आदमी अपोलो 20 मिशन का मिशन कमांडर था। लेकिन चलो मान भी लिया जाए कि ये आदमी मिशन कमांडर था, तो नासा के पास ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से नासा ने ये जानकारी आम लोगों से छुपा ली? कोई तो ऐसा कारण होना चाहिए। बिल्कुल है। इस सवाल के जवाब में अपोलो 20 मिशन के मिशन कमांडर ने ये बताया कि इसका कारण था मून पर ऐसी चीजों का मिलना, या फिर मैं यूं कहूं उसका मिलना, जिसकी उम्मीद नासा को भी नहीं थी, एक एलियन बॉडी। अब इससे पहले कि मैं आपको आगे की बातें बताऊं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर अमेरिका ने अचानक से अपोलो स्पेस मिशन शुरू क्यों किया था। 4 अक्टूबर 1957 को शाम के 7:28 पर जब स्पुतनिक 1 लॉन्च हुआ और ये अमेरिका के आसमान के ऊपर से गुजरा, तो इसने अमेरिकी लोगों को इतना डरा दिया कि पूरे अमेरिका में पैनिक क्रिएट हो गया। सारे अमेरिका में बातें होने लगी, हम तो पीछे रह गए, सब बर्बाद हो गया, सोवियत यूनियन आगे निकल गया, हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेकार है, हाय अब क्या होगा? लिटरली यही सब हुआ था अमेरिका में। अमेरिकन को ऐसा लगता था कि सोवियत यूनियन ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो अमेरिकी आकाश के ऊपर से उड़ सकता है और उसे रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग उसे सैटेलाइट की नजरों से नहीं बल्कि एक हथियार की नजरों से देख रहे थे। इसके बाद 25 नवंबर 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने अपने संसद में खड़े होकर ये बात कही थी कि अमेरिका वो पहला देश बनेगा जो मनुष्यों को चांद पर भेजकर वापस सुरक्षित लेकर आएगा। और ये बात कहने के पीछे कारण था अपने लोगों का मोराल बूस्ट करना, उन्हें ये एहसास दिलाना कि अमेरिका पिछड़ा नहीं है, बल्कि अमेरिका वो काम करेगा जो अभी तक कोई और नहीं कर पाया। The dramatic achievements in space which occurred in recent weeks should have made clear to us all, as did the Sputnik in 1957, the impact of this adventure on the minds of men everywhere who are attempting to make a determination of which road they should take. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. और यहाँ से शुरुआत होती है अपोलो स्पेस मिशंस की। लेकिन अब यहाँ पर जो सवाल दिमाग में आता है वो ये कि मून पर तो अपोलो 11 मिशन कामयाब रहा था, यानी कि पहला इंसान यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मून पर कदम रख के सुरक्षित धरती पर आ चुके थे, तो उसके बाद अमेरिका ने बाकी स्पेस मिशन क्यों लॉन्च करे? क्योंकि कैनेडी ने जो चीज अपने संसद में कही थी वो तो पूरी हो चुकी थी और अमेरिका टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर चुका था। भाई
साहब इसी को कहते हैं इंसानों का लालच। नासा ने पहला आदमी मून पर भेज दिया, टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली, तो नासा को लगा क्यों ना मून को एक्सप्लोर किया जाए, जांच पड़ताल की जाए। और इसी जांच पड़ताल में नासा को कुछ ऐसी चीजें हाथ लग गई जिसकी उम्मीद नासा को भी नहीं थी। लेकिन एक मिनट, अगर नासा को ऐसी चीजें हाथ लगी थी तो नासा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात क्यों कही कि कम पैसे और लोगों के कम इंटरेस्ट की वजह से या पॉलिटिकल विल की वजह से नासा अपोलो 18, 19 और 20 को कैंसिल कर रहा है? क्योंकि अगर मून मिशन से फायदा हो रहा था तो ये मिशन कैंसिल क्यों किए गए? क्योंकि भाई साहब ये मिशन कैंसिल हुए थे आम लोगों के लिए। नासा ने कभी भी ये मिशन कैंसिल नहीं किए थे। एंड दिस इज अमेरिका, ट्रू अमेरिका। वो कहता कुछ है और करता कुछ और है। मेरे इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुई, यानी कि सन 2007 में एक यूजर ने वीडियो अपलोड करी जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। और ये वीडियो थी नासा के द्वारा अपोलो 20 मिशन की, उस मिशन की जो कि नासा की तरफ से कभी हुआ ही नहीं था। ये तो कमाल हो गया। अगर नासा ने कभी अपोलो 20 मिशन लॉन्च नहीं करा तो ये नासा और अपोलो 20 का बैच लगाए स्पेस में कौन डोल रहा था? अब जो पहली चीज इस वीडियो में दिखाई गई थी वो था पोर्ट होल, यानी स्पेस में देखने के लिए एक छोटी सी खिड़की। और ये खिड़की नासा के द्वारा छोड़े गए बाकी स्पेस मॉड्यूल्स के साथ मैच कर रही थी। इसके बाद वीडियो में दिखाए गए कंट्रोल पैनल, जो कि इतने साफ तो नहीं दिख रहे थे, पर कंट्रोल पैनल तो कंट्रोल पैनल है, तो इन्हें देख के ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा था। लेकिन जो चीज सबसे अलग थी वो था फ्लैग और मिशन पैच। क्योंकि ये फ्लैग ना तो अमेरिका का था और ना ही पूरी तरह से सोवियत यूनियन का, बल्कि ये दोनों के झंडों को आपस में मिलाकर बनाया गया था। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि ये एक जॉइंट मिशन था और इस झंडे के नीचे था मिशन पैच, यानी कि अपोलो 20, और उसके नीचे लिखे थे उन एस्ट्रोनॉट्स के नाम जो इस मिशन पर चांद की तरफ गए थे, जिनके नाम थे स्नाइडर, लेनोव और रटलेज। और ये वीडियो रिलीज करने के बाद वो इंसान दुनिया के सामने आ गया जिसने ये वीडियो रिलीज करी थी, और वो था यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का ऑफिसर विलियम रटलेज, जो अपोलो 20 स्पेस मिशन का हिस्सा था। ये वीडियो विलियम रटलेज ने शूट की थी जब वो अपोलो 20 स्पेस क्राफ्ट को मून की तरफ लेकर जा रहे थे, जिनका मकसद था उस एलियन स्पेसशिप की जांच पड़ताल करना जो 1.5 बिलियन ईयर्स पहले मून की सतह से टकराया था, और जिसके फोटोग्राफ अपोलो 11 के बाद किए जाने वाले स्पेस मिशंस के द्वारा खींची गई थी। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक सवाल दिमाग में आता है कि अमेरिकन को ये काम करने के लिए रशियंस की क्या जरूरत थी? ये काम तो वो अकेले भी कर सकते थे, तो रशियन पार्टी यहाँ पर क्या कर रही थी? वेल, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल 1971 में सोवियत अकेडमी ऑफ साइंस ने उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति यानी रिचर्ड निक्सन को एक सीक्रेट प्रपोजल भेजा जिसमें इसी जहाज की इमेजेस थी, यानी कि सोवियत वैज्ञानिकों को इस चीज के बारे में पता था। यानी अमेरिकन अकेले नहीं थे जो इस चीज के पीछे थे, सोवियत वैज्ञानिकों को भी इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता था। इसके साथ साथ सोवियत वैज्ञानिकों ने कुछ और फोटोग्राफ्स भी भेजी थी, जिनमें एक फोटोग्राफ थी मून पर बसे हुए शहर की। लेकिन समस्या ये थी, सोवियत यूनियन के पास मैप था, कोऑर्डिनेट थे, लोकेशन थी, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, और अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी तो थी लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं थे। अब मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में क्या सवाल आया होगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये दोनों पार्टी तो एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, एक दूसरे को गालियां बकती हैं, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रहती हैं। मतलब इन्हें देख के ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मिलकर तो काम कर ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या हो गया था? और ये तो कोल्ड वॉर का समय था। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको हर उस चीज पर यकीन है जो आप सुनते हैं और देखते हैं? आपको ये बात कैसे पता कि जो इन्फॉर्मेशन इन देशों के द्वारा हमारे सामने रखी जा रही है, परोसी जा रही है, वो सही है? क्या पता ये लड़ने का ड्रामा करते हो? खैर छड्डो, इनकी टेंशन हम क्यों लें, वापस मुद्दे पर चलते हैं। तो इस प्रपोजल के पीछे कारण था क्योंकि इस मिशन से पहले सोवियत यूनियन और अमेरिकन मिलकर अपोलो सोयूज मिशन लॉन्च कर चुके थे, जिसमें दोनों देशों के वैज्ञानिक एक साथ स्पेस में गए थे। तो जब एक मिशन पहले ही किया जा चुका था तो दूसरा करने में क्या हर्ज था? इसके बाद 16 अगस्त 1976 को सैटर्न 5 रॉकेट मानव इतिहास के सबसे सीक्रेट मिशन की तरफ निकलता है, और 19 अगस्त को लूना ऑर्बिट में एंटर करते ही उनके मिशन के मकसद को बदल दिया जाता है, और नया मिशन था ये पता लगाना कि अपोलो 19 के साथ क्या हुआ। दरअसल अपोलो 20 मिशन से पहले नासा ने अपोलो 19 मिशन लॉन्च किया था, कुछ महीने पहले लॉन्च किया था, और इसकी जानकारी नासा में भी बहुत कम लोगों के पास थी। अब ये मिशन बड़ी ही स्मूथली चल रहा था, लेकिन जैसे ही अपोलो 19 लूना ऑर्बिट में एंटर करता है और मून की फार साइड की तरफ जाता है, ग्राउंड कंट्रोल से उनका रेडियो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, और उसके बाद से अपोलो 19 का कुछ भी पता आज तक नहीं चल पाया। नासा ने बहुत बार कोशिश करी कि वो अपोलो 19 को किसी तरह से ढूंढे, लेकिन वो कहाँ गया, कभी
कभी किसी को नहीं मिला और इस चीज को नासा कभी स्वीकार भी नहीं करता कि उन्होंने कभी अपोलो 19 नाम का लूनर मिशन स्पेस में भेजा था। अब अपोलो 20 के मिशन कमांडर यानी कि रटलेज को रेडियो की मदद से यह आदेश दिया गया कि वो लैंडर मॉड्यूल में स्टोरेज कंपार्टमेंट को जाकर चेक करें। स्टोरेज कंपार्टमेंट ये वो जगह होती है जहां पर मिशन और रिसर्च से जुड़ी हुई चीजें रखी जाती हैं, या फिर अगर मून की सतह से कोई पत्थर या कुछ और चीज उठाकर लानी है तो उस चीज को भी इसी कंपार्टमेंट में रखा जाता है। लेकिन इस बार इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इसमें रखे हुए थे हथियार। अब अपोलो 20 मिशन के दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला, अपोलो 19 मिशन से जुड़ी हुई जानकारी को इकट्ठा करना, और दूसरा, उस एलियन शिप की जांच पड़ताल करना, एलियन शहर की जांच पड़ताल करना जिसकी फोटोग्राफ्स रशिया और अमेरिका दोनों के पास थी। लेकिन एक मिनट, हम ऐसे ही किसी की बातों पर यकीन क्यों कर लें? क्या पता ये आदमी जो इन सारे घटनाक्रमों को बता रहा है फोकट में फेमस होने के लिए ये स्टंटबाजी कर रहा हो। इसकी बातों को सीरियस लेने के पीछे कोई तो लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि ये सुनने में वैसे ही अजीब लगता है कि हम नासा की बातों पर विश्वास ना करें और किसी अनजान आदमी की बातों पर नासा से भी ज्यादा विश्वास कर लें। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई सबूत है जो इस आदमी के द्वारा कही जा रही बातों की सत्यता को प्रमाणित कर सके? वेल, बिल्कुल है, ये देखो। My name is Carl Wolf, and I was a precision electronics photographic repairman with a top secret crypto clearance in the United States Air Force. I was stationed at Langley Air Force Base in Virginia. In 1965, in mid-1965, I was loaned to the Lunar Orbiter Project at NASA on Langley Field. Dr. Colley was in charge of that project. They had problems with a piece of electronic equipment that was bottlenecking their production of photographs. I went to the facility, and when I walked into the facility, there were scientists from all over the world. I was stunned, actually, to see people at a NASA project from all over the world. It didn't make any sense to me initially. I was taken into the laboratory where the equipment was malfunctioning. I couldn't repair it in the dark. I asked to have it removed. A airman second class was in the dark room at that time. I was also an airman second class. I was interested how the whole process functioned, how the data got from the lunar orbiter to the laboratory. Asked the young man if he described the process to me. He did. About 30 minutes into the process, he said to me, in a very distressed way, by the way, we've discovered a base on the backside of the moon. And then he proceeded to put photographs down in front of me, and clearly in these photographs were structures, mushroom-shaped buildings, spherical buildings, and towers. And at that point, I was very concerned because I knew we were working on compartmentalized security. He had breached security, and I was actually frightened at that moment, and I did not question him any further. And a few moments later, someone did come into the room. I worked there for 3 more days, and I remember going home and naively thinking, I can't wait to hear about this on the evening news. And here it is, more than 30 years later, and I hope we hear about it tonight. And I will testify under oath before Congress. ये है कार्ल वुल्फ, एक प्रिसीशन फोटोग्राफ रिपेयरमैन। 1965 में इनको नासा के लूनर ऑर्बिटल प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो चुका था। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि जब ये हेडक्वार्टर में एंट्री करते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस हेडक्वार्टर में लगभग हर देश के वैज्ञानिक मौजूद थे, जिसे देखकर ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर नासा की सीक्रेट फैसिलिटी में अलग अलग देशों के वैज्ञानिक क्या कर रहे थे। इसके बाद इन्हें वहां ले जाया गया जहां पर वो इक्विपमेंट रखा था, और इन्हें बताया गया, समझाया गया कि यहाँ पर सारी चीजें कैसे काम करती हैं, ये इक्विपमेंट कैसे काम करता है, ताकि इसके बाद ये सारे प्रोसेस को समझकर उसे रिपेयर कर सके। क्योंकि इस इक्विपमेंट ने जो फोटोग्राफ खींचे हैं उसने मून की बैक साइड पर डोम शेप स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स और अलग अलग फैसिलिटीज को कैप्चर कर लिया है, और इसके बाद इन्हें फोटोग्राफ्स भी दिखाए गए। ये 3 दिन वहाँ काम करने के बाद जब वापस जाते हैं, अपने घर वापस जाते हैं, तो ये सोच रहे थे कि इन्हें ये खबर न्यूज़पेपर के फ्रंट पर और न्यूज हेडलाइन में देखने को मिलेगी कि हमने मून पर इस तरह के स्ट्रक्चर डिस्कवर कर लिए हैं। लेकिन कमाल है, 30 साल बाद भी ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, और ये चीज इन्होंने ही बताई है। और इसके बाद ये यूएस कांग्रेस के सामने कसम खाते हैं कि जो भी ये बोल रहे हैं उसका एक एक शब्द बिल्कुल सच है। अब जैसे जैसे अपोलो 20 का लैंडर एलियन शिप के नजदीक पहुंच रहा था, ठीक वैसे ही इन एस्ट्रोनॉट्स की हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। अब ये लैंड होने के बाद लगभग 800 फुट की दूरी
पर अपने रोवर को पार्क करने के बाद पैदल ही शिप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये पूरा स्पेसशिप लूनर डस्ट में ढका हुआ था। इस स्पेसशिप की ऊंचाई लगभग एक फुटबॉल फील्ड के बराबर थी और 1.5 मील की इसकी लंबाई होने का अंदाजा सिर्फ अंदाजा ही था। ये बहुत बड़ा था। इसके ऊपर एस्टेरॉयड के टकराने के निशान भी बने हुए थे और इस टेक्नोलॉजी को देखकर इन्हें इंसानों के द्वारा की गई तरक्की इसके सामने बौनी लग रही थी। इसके बाद ये शिप में एंट्री करते हैं और अंदर जाने पर इन्हें ये एहसास होता है कि शिप की दीवारें आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना रही हैं। अब ह्यूस्टन से इनका संपर्क होता है और वहाँ से इन्हें आदेश मिलता है कि ये अपने औजारों का इस्तेमाल करके इस शिप से मेटल के टुकड़ों को रिसर्च के लिए अपने साथ लेकर आए। लेकिन इनका कोई भी उपकरण इस शिप की दीवार पर खरोंच तक नहीं लगा पा रहा था और अब इन्हें आदेश दिए जाते हैं कि ये यहाँ से मिट्टी भर के और कुछ पत्थर उठाकर वापस अपने रोवर की तरफ चले जाएं। और जब ये जाते हैं तब इनकी नजर पड़ती है एक दूसरे रोवर के द्वारा बनाए गए ट्रैक पर, यानी कि उसके पहियों के निशान पर। और इसके बाद ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कहते हैं कि इन्हें अपोलो 19 मिल गया। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक और लैंडर दिखाई देता है। जब ये उसके आसपास की जमीन को टटोलते हैं तो वहाँ पर इन्हें अपोलो 19 के स्पेस सूट का ग्लव मिलता है। अब क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो जाहिर सी बात थी कि अगर अपोलो 19 के तीनों एस्ट्रोनॉट मारे जा चुके थे तो उनका शरीर वहीं कहीं पर मिल जाएगा और इसे ढूंढने के लिए वो इस रोवर के अंदर जाते हैं। लेकिन जो चीज इन्हें मिलती है वो सच में होश उड़ा देने वाली थी, क्योंकि इन्हें एस्ट्रोनॉट तो नहीं मिलते लेकिन कुछ और मिल जाता है और ये था एक एलियन शरीर। ये एक एलियन महिला का शरीर था जो लगभग 4-4.25 फुट के आसपास था, जिसकी जांच पड़ताल करने पे ये पता चला कि ना तो ये जिंदा थी और ना ही ये मरी हुई थी, क्योंकि इसके शरीर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ था जो लगातार वाइब्रेशन पैदा कर रहा था। अब ये लोग अपनी जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि तभी ह्यूस्टन रेडियो पर कहता है कि तुम लोग इस एलियन शरीर को अपने साथ धरती पर ले आओ। लेकिन ये लोग पूछते हैं कि ह्यूस्टन, उन एस्ट्रोनॉट्स का क्या होगा जो अपोलो 19 मिशन में आए थे? उनके परिवारों को भी तो ये पता लगना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। तब ह्यूस्टन कहता है कि उनके परिवारों को ये बात पता ही नहीं है कि ये लोग स्पेस में गए थे, बल्कि परिवारों को तो ये बताया गया कि ये लोग ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान लापता हो गए हैं। अब ये लोग ह्यूस्टन से कहते हैं कि ह्यूस्टन, कि हो सकता है इस एलियन शरीर में कोई वायरस हो जो पूरी धरती पर महामारी ले आए। क्या ये ठीक होगा कि वो एक अनजानी चीज को अपने साथ धरती पर लेकर आए? तब ह्यूस्टन कहता है कि इस एलियन को अपोलो 19 के साथ हमने ही भेजा था और बस इसके बारे में इंटरनेट पर इतनी ही जानकारी है, जिसे नासा ने गला फाड़ फाड़ कर ये कहा है कि ये झूठी है। बाद में ये पता चला कि जिस आदमी ने इंटरनेट पर ये जानकारी बताई थी वो असली विलियम रटलेज था ही नहीं, ना ही उसका नासा से कोई लेना देना था, ना ही किसी स्पेस मिशन से। और इससे जुड़ी हुई एक वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। अब आते हैं उस रेडियो टेक्नीशियन के ऊपर जिसने यूएस कांग्रेस के सामने ये बात कबूल की थी कि नासा ने उसे ऐसे फोटोग्राफ्स दिखाए थे जिसमें स्ट्रक्चर्स थे, डोम शेप स्ट्रक्चर्स थे। तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल सही है, ऐसे फोटोग्राफ्स थे। लेकिन क्या इन फोटोग्राफ्स के आधार पर ये मान लिया जाए कि वहाँ सच में टावर थे? हो सकता है कि वो दूर से देखने पर ऐसे लग रहे हो कि वो टावर हैं या डोम शेप स्ट्रक्चर हैं, पर इस बात का तो जब पता चलेगा ना, जब ये जानकारी पब्लिक डोमेन में दी जाए। हमेशा याद रखिए, किसी जानकारी को खत्म करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसके जैसी मिलती जुलती जानकारियां लोगों के बीच में छोड़ना और फिर बाद में उन्हें झूठा साबित करना, ताकि लोगों को ये कभी पता ही ना चल सके कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी झूठी। अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या नासा सारी सही जानकारी आम लोगों तक पहुँचने देगा? क्या अमेरिका या किसी भी देश की सरकार इस तरह की गुप्त जानकारियां आम लोगों तक पहुंचने देंगी? क्या लगता है आपको? लिखिए अपना जवाब कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।